यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश एक बार फिर से एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहा हूं और आप लोगों को मेटरनिख युग जो क्लास में हर एक बार जो एग्जाम में क्वेश्चन यहां से होते हैं इसकी शुरुआत करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। नमस्कार साथियों, आते हैं मेटरनिख युग के साथ शुरुआत करते हैं आप सभी का। और शुरुआत इसकी होती है 1815 ईस्वी से, यानी एक देश जो यूरोपीय महादेश का एक बहुत ही शक्तिशाली देश हुआ करता था जिसका नाम है, और उस देश का नाम है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दरअसल बात यह किया जाता है कि फ्रांस में 1815 से 1848 ईस्वी तक का समय मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। इस युग की शुरुआत कब से होती है इसके बारे में बातें कहा जाता है कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति जो लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। लुई 16वां के शासनकाल में 1789 ईस्वी की क्रांति हुई। इस क्रांति के बाद फ्रांस में क्या हुआ कि बुर्बो वंश की सत्ता व्यवस्था, आपको पता होगा पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बुर्बो वंश की सत्ता व्यवस्था समाप्त हुई। उसके स्थान पर नेपोलियन युग आया था। कौन सा युग? नेपोलियन युग आया था साथियों। और नेपोलियन युग के बाद क्या हुआ कि फ्रांस की जनता ने नेपोलियन को राजगद्दी पर इसलिए बैठाया था कि इसके शासन काल में फ्रांस में सभी जगह शांति होगी और सत्ता व्यवस्था एकदम अच्छे तरीके से चलेगी। परंतु नेपोलियन के शासन काल में कहा जाता है कि सब जगह फ्रांस में सभी जगह अशांति फैल गई। अपने ही देश की जनता अपने ही सेना का विरोध करने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप अपने ही देश की सेना को अपने ही जनता के ऊपर गोलियां चलाना पड़ा, कार्रवाई करना पड़ा। इसके बाद फ्रांस के कुछ बुद्धिजीवी लोगों के मन में यह विचार आया कि यार हमने तो नेपोलियन को इसलिए बनाया कि नेपोलियन सत्ता व्यवस्था को बढ़िया से चला रहा है। और दरअसल आपको ये पता होगा कि जो लुई 16वां था, तो लुई 16वां का जो विवाह हुआ था वो कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। एक देश ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। अब बात यह है कि आज लुई 16वां का विवाह हुआ था ऑस्ट्रिया में, मतलब लुई 16वां का ससुराली था ऑस्ट्रिया, और यहां से इसकी पत्नी का विवाह इससे हुआ। तो जब नेपोलियन सत्ता व्यवस्था पर बैठा था तो इसने लुई 16वां एक पत्नी, इन दोनों को 1793 ईस्वी में फांसी दिलवा दिया था। अब इस घटना के कारण ऑस्ट्रिया में और फ्रांस में दोनों देशों में सनसनी थी। तब तक फ्रांस में नेपोलियन युग में फ्रांस की जनता तंग हो गई। जब फ्रांस की जनता, तो नेपोलियन ने के पद से हटाने के लिए फ्रांस के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने मदद मांगने के लिए गया इस ऑस्ट्रिया के शासक मेटरनिख से। किससे? मेटरनिख से मदद मांगने के लिए गया और मेटरनिख से कहा कि देखिए, नेपोलियन को हमने गद्दी पर बैठाया और नेपोलियन सत्ता व्यवस्था को अच्छे तरीके से चला नहीं रहा है, इसलिए इस नेपोलियन को हटाना है गद्दी से और आप हमारी मदद कीजिए। हालांकि मेटरनिख तो मदद नहीं करता, लेकिन मदद क्यों किया? क्योंकि ये लुई 16वां का रिलेशन का लगता था। कैसा रिलेशन का लगता था आपको पता चल गया होगा, क्योंकि लुई 16वां का विवाह हुआ था ऑस्ट्रिया में, तो इसलिए मेटरनिख ने मदद किया। और मेटरनिख के मदद से क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया, एक देश लिखते हैं ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में एक सम्मेलन बुलाया गया और उस सम्मेलन के तहत क्या किया गया कि फ्रांस में इस नेपोलियन युग का अंत किया गया। कहा गया कि वो फ्रांस का राजा नेपोलियन नहीं रहेगा और ये वियना सम्मेलन के तहत नेपोलियन युग का अंत करके और फ्रांस में ऑस्ट्रिया के चांसलर जिसका नाम है मेटरनिख, क्या नाम है? मेटरनिख युग की शुरुआत किया गया। और मेटरनिख युग की शुरुआत किया गया तो इस युग के तहत अब तो मेटरनिख ने कहा कि भाई हम तो राजा हैं, कहाँ के? ऑस्ट्रिया के राजा हैं, और ऑस्ट्रिया के राजा हैं तो आखिर फ्रांस की सत्ता व्यवस्था को कैसे चलाएंगे? फ्रांस की सत्ता व्यवस्था को चलाएंगे नहीं। इसलिए मेटरनिख ने क्या किया कि इस लुई 16वां के ही वंश, लुई 16वां किस वंश का था? बुर्बो वंश का।
और लुई 16वां के ही एक वंश जिसमें से राजा एक व्यक्ति लुई 18वां, कौन सा व्यक्ति? लुई 18वां। लुई 18वां को फ्रांस की गद्दी पर बैठा दिया। प्रत्यक्ष रूप से राजा इसको बनाया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वहां का राजा कौन था? मेटरनिक था। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मेटरनिक और प्रत्यक्ष रूप से राजा उसने लुई 18वां को बना दिया। लुई 18वां जब फ्रांस का राजा बना तो उसने अपने राज्य में समान नागरिक संहिता यानी सभी नागरिकों का बराबर का अधिकार दिया। आपको पता होना चाहिए कि जब लुई 16वां गद्दी पर बैठा था तब लुई 16वां के शासन काल के समय फ्रांस की जातीय व्यवस्था 3 वर्ग में बटी थी। एक पहला वर्ग जो था वो कुलीन था, कुलीन वर्ग। दूसरा जो वर्ग था वो पादरी वर्ग, पादरी वर्ग। और पादरी वर्ग तीसरा जो वर्ग था वो मध्यम वर्ग था। कौन सा? मध्यम वर्ग था। यानी 3 वर्गों में जाती है। परंतु जब लुई 18वां गद्दी पर बैठा, चार्ल्स लुई 18वां गद्दी पर बैठा, इसे बैठाने वाला कौन व्यक्ति? मेटरनिक। तो इसने कहा कि हमारे देश में कोई कुलीन नहीं होगा, कोई पादरी नहीं होगा, कोई मध्यम वर्ग नहीं होगा, अर्थात हमारे देश में रहने वाली प्रत्येक जनता सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? फ्रांस की जनता होगी, कोई कुलीन और कोई पादरी नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि फ्रांस में एकदम समान नागरिक संहिता का स्थान, नागरिक संहिता का अधिकार दिया किसने? लुई 18वां ने। हालांकि एक सीक्वेंस हम आपको लिखते हैं, फ्रांस के राजाओं का क्रम लिखते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी बातें। फ्रांस में ज्यादा समय से पीछे नहीं जाते हैं। 1774 ईस्वी में फ्रांस का राजा कौन बनता है? लुई 16वां। कौन राजा बनता है? लुई 16वां। इसकी मतलब कि 1789 ईस्वी की क्रांति होती है, ये गद्दी से हटता है। इसके बाद में फ्रांस का राजा कौन बनता है? नेपोलियन। कौन राजा बनता है? नेपोलियन राजा बनता है। नेपोलियन के बाद में फ्रांस का राजा कौन बनता है? पहले लुई 16वां, उसके बाद में नेपोलियन के बाद में कौन राजा बनता है? तो लुई 18वां। कौन बनता है? लुई 18वां। लेकिन एक चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि लुई 16वां और नेपोलियन ये भी किस वंश का था? बुर्बो वंश का शासक था। ये कौन वंश का? बुर्बो वंश का। ये जो था नेपोलियन युग हुआ और यहां से जो शुरू होता है इसके बाद राजा बनता है चार्ल्स 10वां। कौन राजा बनता है? चार्ल्स 10वां राजा बनता है। चार्ल्स 10वां के बाद में वहां पे राजा कौन बनता है? तो लुई फिलिप बनता है। लुई फिलिप राजा बनता है, फिलिप। और लुई फिलिप के बाद फ्रांस में लुई बला और लामार्टिन के नेतृत्व में गणतंत्र की घोषणा हो जाती है। तो लुई नेपोलियन के बाद में लुई 18वां। देखिए इसका नाम और इसका नाम, दोनों का नाम एक जैसा मिल रहा है। तब बुर्बो वंश का शासक ये भी था और बुर्बो वंश का शासक ये भी था। यहां से लेकर के यहां तक जो सत्ता व्यवस्था थी वो बुर्बो वंश की सत्ता व्यवस्था थी। ये दोनों वंश, ये दोनों राजा किस वंश के थे? तो ये दोनों राजा थे बुर्बो वंश के। जब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि लुई 18वां के बाद चार्ल्स 10वां राजा बना तो इसके शासन काल में फ्रांस में क्रांति हो गई थी, जिस क्रांति का नाम है जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति। दरअसल फ्रांस का राजा जब लुई 18वां था तो ये जनता के नजर में हीरो बन चुका था। सब कोई ये कह रहा था कि लुई 18वां सत्ता व्यवस्था बढ़िया से चला रहा है, इसलिए मेटरनिक का कोई अस्तित्व नहीं बचा, इसलिए मेटरनिक ने इसको हटा करके राजा के गद्दी पर इसको बैठा दिया। इसके क्रांति हुआ, इसके शासन काल में राजा बना लुई फिलिप। लुई फिलिप के शासन काल में भी 1848 ईस्वी में क्रांति हुआ और 1848 ईस्वी में पूरी तरह से 1848 ईस्वी में मेटरनिक युग का क्या हो गया? अंत हो गया। अगर क्वेश्चन सीधी तौर पे आपसे पूछे कि मेटरनिक युग क्या है तो आप कहेंगे कि फ्रांस के इतिहास में 1815 से 1848 ईस्वी तक का जो समय है वो मेटरनिक युग कहलाता है। इस क्रम में राजा कौन कौन बनते हैं? यहाँ पे नेपोलियन युग का अंत करने के लिए, फ्रांस में बुर्बो वंश की स्थापना करने के लिए 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन के तहत नेपोलियन युग का अंत हुआ। लुई 18वां फ्रांस का राजा बना, इसके बाद चार्ल्स 10वां बना, इसके बाद लुई फिलिप बना और 1848 ईस्वी में इसके शासन काल में क्रांति हुई और फ्रांस की सत्ता व्यवस्था क्या हो गई? फ्रांस में ये इस तरह से मेटरनिक युग का क्या हो गया? अंत हो गया। तो आपसे पूछेगा, आप याद रखेंगे 1815 से 1848 ईस्वी तक का समय जो फ्रांस में कहलाता है वो मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। और आज के लिए इतना ही।
आगे अगले वीडियो में हम आपको चर्चा करेंगे जो जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति और जुलाई 1848 ईस्वी की क्रांति। इस क्रांति में दरअसल ऐसा हुआ कि एक ऐसी क्रांति, फ्रांस की एक ऐसी क्रांति के बारे में आप जानेंगे जिस क्रांति में इतनी बड़ी भूखमरी फैली, इतनी बड़ी भूखमरी फैली कि इतिहास बताता है कि फ्रांस की जनता अपने ही परिवार के छोटे बच्चे को भूखमरी के कारण मारकर खा जाती थी। तो नमस्कार साथियों, आगे इसके बारे में अगले क्लास में 1848 ईस्वी की क्रांति, एक भयावह क्रांति, एक ऐसी क्रांति जिसने सिर्फ फ्रांस को नहीं पूरे विश्व को प्रभावित किया, और एक ऐसी क्रांति जिसमें जनता जो है अपने अधिकारों के साथ लड़ने के लिए, जनता अपने निवाले के लिए, भोजन के लिए लड़ रही थी कि हमें सिर्फ क्या चाहिए, भोजन चाहिए। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आगे इस तरह से और इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर आपको मैथ और साइंस के हर एक वीडियो, आपको हर एक चैप्टर के छोटे-छोटे वीडियो मिलते रहेंगे जो आपके तैयारी के लिए, 10th क्लास की तैयारी के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो इसके लिए हम कहेंगे आप अपने चैनल को, अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर को मतलब कि सब्सक्राइब कीजिए, तब आपको अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वीडियो मिलते रहेंगे। नमस्कार साथियों।